नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। जहां पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है, मुश्किलें बढ़ सकती है और अब दो खेमों में बंट चुका है एनडीए। और जबरदस्त फूट की खबर यहां से आ रही है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में टूट सकता है एनडीए, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है एलजेपी और विकल्पों पर मंथन करेंगे चिराग पासवान। ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, समर्थन वापस ले सकते हैं चिराग पासवान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, शराब माफिया के खिलाफ पुलिस कार्रवाई ना होने से खफा महिलाओं ने खुद खोल दिया है मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका जेडीयू और भाजपा को लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार की राह हुई मुश्किल, दो खेमों में बटा एनडीए। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने पहले ही ले लिया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद भाजपा नीत गठबंधन एनडीए पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। एनडीए में नाम के लिए भाजपा के साथ जेडीयू, लोजपा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, लेकिन एनडीए में मनमुटाव की खबरें किसी से छुपी हुई नहीं है। दो खेमों में बटा एनडीए, एक तरफ लोजपा कह रही है कि उनका गठबंधन जेडीयू नहीं बीजेपी के साथ है, वहीं दूसरी ओर एनडीए में शामिल होने से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा कि वह बिना शर्त एनडीए में जेडीयू को मजबूत करने के लिए शामिल हो रहे हैं। लोजपा और हम पार्टी के वक्तव्य से साफ है कि अब एनडीए दो खेमों में बंट चुका है। खबर ये भी आ रही है कि एनडीए के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ पार्टी सुप्रीमो चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी की चेतावनी, एनडीए में शामिल होते ही जीतन राम मांझी ने लोजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग कहते हैं कि जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वहां उनके लोजपा के भी प्रत्याशी होंगे। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो हम पार्टी भी एलजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। मांझी ने चिराग को सलाह दी है कि अगर एनडीए में सब मिलकर साथ रहेंगे तो बिहार और देश के लिए सही रहेगा। सभी 243 सीटों पर एलजेपी की तैयारी। हम इन सबके बीच जेडीयू के नेता भी बीच बीच में चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। जेडीयू और लोजपा के बीच की दूरी किसी से छिपी हुई नहीं है। कोरोना काल में बिहार की नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर रहे लोजपा प्रमुख ने पहले ही कह दिया है कि हमारी तैयारी विधानसभा की सभी 243 सीटों पर है। चिराग पासवान के इस बयान से साफ है कि वह लगातार बीजेपी और जेडीयू पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में टूट सकता है एनडीए, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है एलजेपी, विकल्पों पर मंथन करेंगे चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी भी एनडीए में टूट की आशंका बनी हुई है। दरअसल एनडीए की सहयोगी लोजपा बिहार में नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर मंथन के लिए लोजपा ने सोमवार को अपनी बिहार संसदीय समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में लोजपा की बिहार यूनिट के नेता और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी नीतीश सरकार से समर्थन वापस और जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने के अपने विकल्प लेकर मंथन कर सकती है। बीते कुछ समय में जेडीयू और लोजपा के संबंधों में कड़वाहट आई है और दोनों पार्टियों ने खुलकर एक दूसरे पर हमला बोला है। बता दें कि हाल ही में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थामा है। माना जा रहा है कि नीतीश ने लोजपा को काउंटर करने के लिए ही जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम पार्टी को एनडीए में शामिल कराया है। दरअसल लोजपा प्रमुख चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोजपा का आरोप है कि नीतीश कुमार बिहार में लोजपा को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोजपा ने हाल ही में बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर विज्ञापन दिया है, जिसमें इशारों में नीतीश कुमार सरकार पर भी निशाना साधा गया है। विज्ञापन में एक पंचलाइन लिखी है, जिसमें कहा गया है कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाश करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न होने से खफा महिलाओं ने खुद खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बाद भी कई जगहों पर धड़ल्ले से देसी शराब बनाकर बिक्री की जा रही है। यही नहीं, शराबी खुलेआम शराब पीकर उत्पात भी मचा रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती देख जीविका की महिलाएं शुक्रवार को खुद आगे आ गईं। मामला मानसी थाना क्षेत्र के फेनगो गाँव का है। महिलाओं ने बताया कि गाँव में आधा दर्जन से अधिक जगहों पर देसी शराब बनाई और बेची जा रही है।
सुदूर इलाके में गांव रहने के कारण पुलिस भी यहां यदा कदा ही आती है। ऐसे में गांव की महिलाओं को शराब बनाने वालों के खिलाफ आगे आना पड़ा। गांव और जीविका से जुड़ी महिलाएं जमा हुई और शराब की भट्टी चलाने वालों के घर पहुंच गईं। महिलाओं ने एक जगह शराब बनाने वाला का सामान पकड़ा, दूसरी जगह शराब की भट्टी तोड़ी। इसके बाद गाँव में बैठक कर शराब को बंद करने के लिए कहा गया। बैठक में साफ कहा गया कि अगर शराब का धंधा बंद नहीं किया गया तो सभी के खिलाफ थाना में भी लिखित शिकायत की जाएगी। इधर मानसी के प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि पुलिस की जागरूकता के कारण अब समाज के लोग भी इस मामले में सक्रिय हो रहे हैं। अब ग्रामीणों का भी सकारात्मक सहयोग मिलने लगा है। पुलिस शीघ्र शराब के धंधेबाज के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सरकार बनी तो बेरोजगारों को रोजगार देगी आरजेडी। नौकरी के लिए चलेगा मेगा ड्राइव, वेब पोर्टल, टोल फ्री नंबर जारी। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारों को रिझाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को बड़ा करने जा रहे हैं। उन्होंने शनिवार को घोषणा की कि बेरोजगारी हटाने को लेकर आरजेडी जल्द ही आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसको लेकर बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल जारी किया गया है। www.berozgarihataओ.co.in नाम से जारी पोर्टल के साथ ही बेरोजगारी के लिए पार्टी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 9334302020 नंबर पर बेरोजगार पंजीयन कर सकते हैं और लोग अपना बायोडाटा इसमें डाल सकते हैं। तेजस्वी ने इसको लेकर घोषणा की कि अगर सरकार बनी तो मेगा ड्राइव चलाकर सभी को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को भी अपने निशाने पर लिया और कहा कि नए रोजगार को केंद्र सरकार खत्म कर रही है। भारत सरकार ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने चिट्ठी लिखी है कि किसी भी डिपार्टमेंट में नई नौकरी देने का मौका खत्म कर दिया गया है। वहीं बिहार में नीतीश की आत्मा सोई हुई है, अब यह जागेगी भी नहीं। अगर मेरी सरकार बनी तो बिहार में स्थायी नौकरियां देने का काम करूंगा। आखिर समय पर परीक्षा और रिजल्ट देने में क्या परेशानी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में आईटी पार्क लगाया जा सकता है। पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा देने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर रोजगार दिया जा सकता है। सेस जैसे नियम बिहार में क्यों नहीं लाए जा सकते। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इसको लेकर जल्द ही लोगों के बीच ब्लूप्रिंट सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को कैसे काम उपलब्ध करवाया जाए, इसको लेकर जानकारों से लगातार बात भी कर रहा हूं। बता दें कि शुक्रवार को उन्होंने एक बयान में कहा कि युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपसे यह करणबद्ध प्रार्थना है कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिना डरे बेरोजगारी, पलायन और रोजगार सृजन जैसे सबसे अधिक प्रासंगिक और ज्वलंत मुद्दे पर ईमानदारी से बोलिए। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। 46.6% बेरोजगारी दर का अर्थ है कि बिहार का लगभग हर दूसरा युवा बेरोजगार है। बयान में तेजस्वी ने कहा कि 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा में बेरोजगारी दर इससे भी अधिक है। तेजस्वी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि जिन मुट्ठी भर लोगों के पास संविदा के नाम पर रोजगार है, वह भी उसे नियमित जाने की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्होंने परीक्षा दी वो नतीजों के लिए और जिनके नतीजे आ गए वो बहाली के लिए सड़कों पर आवाज उठा रहे हैं। 15 साल से रोजगार मिटाने के लिए वर्तमान सरकार के सुदृढ़ नीति भी नहीं बना पाई। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 29 नवंबर तक संपन्न हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव, निर्वाचन आयोग का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि इस साल 29 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराए जाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि वर्तमान बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के समय ही झारखंड के 2 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले पूरा कराना है। उसी समय के आसपास विभिन्न राज्यों की 65 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। कोरोना काल में पहली बार किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार चुनाव बेहद अलग तरह से होंगी। बूथ की संख्या से लेकर चुनाव में कर्मचारी भी अधिक लगाए जाएंगे। हर बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। बिहार में सभी पार्टियां पहले ही वर्चुअल चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा था कि कोरोना और बाढ़ग्रस्त बिहार में तय समय पर चुनाव होंगे। हालांकि विपक्षी दलों समेत एनडीए में शामिल एलजेपी ने बिहार में चुनाव टालने की मांग की थी। वहीं झारखंड के दुमका और बेरमो में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री समीर उरांव ने कहा कि ये चुनाव का मामला है, तारीख कब आती है ये भी उनका विषय है। बीजेपी 365 दिन संगठन के काम में जुटी रहती है। जब भी तारीख आएगी बीजेपी चुनाव के लिए तैयार रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
5 भारतीयों को उठा ले गई चीनी सेना, विधायक ने पीएमओ को किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा करते हुए कहा है कि चीनी की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई थी। चीन की सेना को जवाब देना चाहिए। इस घटना को लेकर निनोंग ने पीएमओ को ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने अपने ट्वीट के साथ 2 स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हैं। इनमें उन 5 लोगों के नाम हैं जिनको अगवा किए जाने का दावा किया जा रहा है। निनोंग एरिंग ने कहा है कि सरकार को चीन पर कार्रवाई करनी चाहिए और चीनी विस्तारवाद नीतियों की जांच करनी चाहिए। निनोंग एरिंग ने इंडिया टुडे को बताया, चीनियों ने फिर से उपद्रव करना शुरू कर दिया है। लद्दाख और डोकलाम की तरह ही उन्होंने अरुणाचल में घुसपैठ शुरू कर दी है। यह साबित हो गया है कि वे हमारे एलएसी में प्रवेश कर चुके हैं। इस बार हमारे लोग मछली पकड़ने गए और चीनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है। अरुणाचल में बीजेपी सांसद किरण रिजिजू भी इस तरह की घटनाओं से अवगत हैं। इस मामले को उच्चतम स्तर पर जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ से बैठक के बाद आया चीन का बयान, कहा हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ सकते। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के मध्य पर सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच रूस में शुक्रवार को 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई। बैठक के बाद चीन की ओर से बयान जारी किया गया है। चीनी सरकार ने बयान में आरोप लगाया है कि लद्दाख में तनाव बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही बयान में चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। बयान के मुताबिक वेंग फेंगही ने कहा कि सीमा विवाद के चलते भारत और चीन के संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और ऐसे में जरूरी था कि दोनों देशों के रक्षा प्रमुख आमने सामने बैठकर खुले तौर से बातचीत करें। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन भारत सीमा पर मौजूदा तनाव के कारण और सच्चाई स्पष्ट है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत पर है। बयान में कहा गया है कि चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ सकता है। चीन की सशस्त्र सेना अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध, सक्षम और आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे थे, दोनों पक्षों को उसे ईमानदारी से लागू करना चाहिए। चीन ने कहा कि सीमा विवाद को बातचीत और परामर्श के माध्यम से हल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। भाषा की खबर के मुताबिक भारत और चीन के मध्य पर सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच शुक्रवार को 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई, जिसमें पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित रहा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में मई में सीमा पर हुए तनाव के बाद से दोनों ओर से यह पहली उच्च स्तरीय आमने सामने की बैठक थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी विवाद पर भारत चीन बैठक को लेकर ओवैसी का राजनाथ पर निशाना, रूस की मदद लेकर आपने कमजोरी दिखाई। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच बैठक को लेकर सवाल उठाए। दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले ओवैसी ने कहा कि भारत का पक्ष रहा है कि हम विवाद को द्विपक्षीय तरीके से सुलझा लेंगे। रूस की मदद लेकर आपने कमजोरी दिखाई है। ओवैसी ने कहा कि क्या आप चीन से यह कहने वाले हैं कि वह लद्दाख में कब्जाए भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन को बिना किसी शर्त के खाली करें। ओवैसी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह पर बोलते हुए लिखा, भारत का पक्ष रहा है कि हम विवाद को द्विपक्षीय तरीके से सुलझा लेंगे। रूस की मदद लेकर आपने कमजोरी दिखाई है। अगर आप चीन से एक विजय योद्धा के तौर पर बात करते तो इससे आपको फायदा मिलता, लेकिन अब आप उनसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे उन्हें भारतीय इलाकों की जमीन पर कब्जा करने दिया हो और आप हारी हुई पोजीशन में आ गए हों। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, सर राजनाथ सिंह जी, क्या आप चीन के विदेश मंत्री से यह कहने वाले हैं कि वह लद्दाख में पिछले 4 महीने में कब्जाए भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन को बिना किसी शर्त के खाली करें, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह यह कहे जा रहे हैं कि हमारे इलाके में कोई आया ही नहीं? हम यह बात जानना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किया मोदी सरकार पर हमला, बोले कोविड तो बस है बहाना, मित्रों को आगे बढ़ाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के बढ़ती निजीकरण की नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोविड तो सिर्फ एक बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है। इसके अलावा राहुल ने सरकार पर युवाओं के भविष्य चुराने और अपने मित्रों को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की निजीकरण की नीतियों की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें
में उन्होंने एक समाचार पत्र को शेयर करते हुए लिखा है कि कोविड तो सिर्फ बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है। वहीं यह युवाओं की बात करते हुए कहते हैं कि युवाओं का भविष्य चुराना है और अपने मित्रों को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी की स्थिति और कर्मचारी चयन आयोग तथा कुछ अन्य परीक्षाओं के परिणाम में कथित विलंब को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को युवाओं के रोजगार से जुड़ी इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम का केंद्र सरकार पर हमला, बोले सितंबर के अंत तक भारत में 65 लाख हो जाएगी कोरोना संक्रमितों की संख्या। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भारत में कोरोना वायरस मामले सितंबर के अंत तक 65 लाख के आंकड़े को छू सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साध सकते हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि 30 सितंबर तक संक्रमण की कुल संख्या 55 लाख तक पहुंच जाएगी। मैं गलत हूं। भारत 20 सितंबर तक इस संख्या तक पहुंच जाएगा। सितंबर तक यह संख्या 65 लाख को छू सकती है। उन्होंने कहा कि एकमात्र देश जो लॉकडाउन रणनीति का लाभ नहीं उठा रहा है वह भारत प्रतीत होता है। पीएम मोदी ने वादा किया कि हम 21 दिनों में कोरोना वायरस को हराएंगे। उन्हें यह बताना चाहिए कि जब दूसरे देश सफल हुए तो भारत असफल क्यों हो गया। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार शनिवार को भारत में पिछले 24 घंटों में 86,432 नए कोरोना वायरस मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 40 लाख से अधिक हो गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ गठबंधन में उभरा मतभेद। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम की लोक जनशक्ति पार्टी से पुरानी प्रतिद्वंदिता शुक्रवार को फिर से सामने आ गई। हमने आगाह किया है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे तो वह भी लोजपा के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोजपा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, लेकिन राज्य में जेडीयू भाजपा गठबंधन सरकार का वह हिस्सा नहीं है। राज्य में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। लोजपा का नेतृत्व अब पासवान के पुत्र चिराग पासवान कर रहे हैं। वह जन वितरण प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार से लेकर सड़क निर्माण समेत विभिन्न मुद्दों पर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना करते रहे हैं। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि राजग में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के आने को लेकर लोजपा नाराज है और जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारने पर विचार कर रही है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, यह मायने नहीं रखता कि कौन खुश है या नाखुश है। हम नीतीश कुमार को मजबूत बनाने के लिए यहाँ आए हैं, चुनाव में टिकट के लिए नहीं। उन्होंने कहा, अगर चिराग पासवान जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की धमकी देते रहे तो हम मुंह खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम भी लोजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पर हमलावर हुए मांझी, अब आरजेडी व कांग्रेस को भी एलजेपी के अगले पैंतरे का इंतजार। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिना शर्त जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़े होते हुए बेबाकी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पक्ष लिया है। इस क्रम में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को चेतावनी दी है कि वे नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जाएं। अब इस पर एलजेपी की प्रतिक्रिया का सबको इंतजार है। चिराग पासवान अभी चुप हैं। वे संकेतों में नए संकल्प का एहसास करा रहे हैं। इससे राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस की आस थोड़ी मजबूत हुई है। चिराग और मांझी के सियासी पैंतरे से महागठबंधन के प्रमुख नेताओं को अलग रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुछ विशेष हलचल होने वाली है। इसलिए घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर संभावित विमर्श को अंजाम तक पहुंचाने से पहले वोटिंग मोड में छोड़ दिया गया है। माना जा रहा है कि महागठबंधन में घटक दलों के साथ बात तभी आगे बढ़ेगी जब एलजेपी अपनी मंशा को पूरी तरह साफ कर देगी। ऐसे में 7 सितंबर की तिथि का सबको इंतजार है जब चिराग ने दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुला रखी है। उसके बाद उनके राजनीतिक व्यवहार का भावार्थ सबके सामने आना है। चुनाव की तैयारियों के लिए वक्त बहुत कम है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग अपनी पार्टी का रुख पूरी तरह साफ कर देंगे। साथ ही हम के जेडीयू के साथ एक तरफा खड़े हो जाने और एलजेपी पर तल्ख हमले का जवाब भी दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एलजेपी की स्थिति, राजनीतिक प्रतिबद्धता और एनडीए के साथ दोस्ती दुश्मनी के भाव पर पड़ी धुंध भी 7 सितंबर को ही साफ हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का जेडीयू को संदेश, अपने दम पर बना सकते हैं सरकार, पर दोस्ती तोड़ना हमारी आदत नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में अभी चुनावी रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मी नजर आने लगी है। राजनेताओं के तीखे बयान हो या दल बदल की खबरें, चुनाव से जुड़ी हर चीज अब तेज हो चुकी है। तमाम दल चुनावी गठबंधनों को लेकर भी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इस बीच आरा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भी बिहार में गठबंधन से जुड़ा एक अहम बयान
बयान दिया है। न्यूज एजेंसी ANI से हुई बातचीत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि हम अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम 1996 से JDU के साथ साझेदारी में हैं और हम इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं, ना ही ऐसा करना चाहते हैं। हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं। बीजेपी सांसद RK सिंह के बयान से ऐसा लग रहा है कि इस बार NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ बदला बदला नजर आ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सीट शेयरिंग में हमारा हिस्सा जल्द ही तय होगा। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से समाप्त किया जाएगा क्योंकि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणामों ने स्पष्ट रूप से बीजेपी और PM मोदी के वोट बेस को प्रदर्शित किया है, इसलिए सीट विभाजन केवल उसी पर आधारित होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सुशासन पर तेजस्वी का वार, विज्ञापनी सरकार में अपराध में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। जी हां दोस्तों, चुनावी साल में RJD और JDU के बीच सियासी जंग चलती रही है। पोस्टरों, बैनरों और बयानों के जरिए दोनों दल एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। अब चूंकि बिहार में चुनावी गहमा गहमी तेज है, इसलिए दोनों दलों के बीच की जंग भी तेज हो गई है। आज तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर CM नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।